जब मैं उससे मिला था तब वो हमेशा लंगोटी पहने रहता था, जो असल में एक 3 इंच पतला कपड़ा था और जांघों के बीच से होते हुए आगे और पीछे से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा एक गंदी सी डोरी भी उसके कमर में लटकी हुई रहती थी। लेकिन वह एक सज्जन व्यक्ति था और उस समय से लेकर आज तक मेरा एक अच्छा दोस्त भी था। हालांकि 25 साल गुजर गए हैं जब मैं पहली बार उससे मिला था। वह वक्त शाम का था जब पश्चिम की तरफ आसमान की लाल परछाई ने पहाड़ी को अपने आंचल में समेटे रखा था और यहीं पर एक छोटा सा फॉरेस्ट बंगलो था मुथुर गांव में, जो मथुरा मलाई के पहाड़ी के तलहटी से सटा हुआ था। इन्हीं पहाड़ियों की वजह से चिनार रिवर ने अपना रास्ता बदलकर जंगलों का रुख लिया था, क्योंकि सामने पहाड़ी आ गई थी। और इसी तरह जंगल से होते हुए 7 मील की दूरी तय करके चिनार नदी कावेरी नदी से जा मिली होगेनकल के पास। गर्मी का महीना चल रहा था और चिनार नदी लगभग सूख गई थी। एक सुबह मैं दबे कदमों से चिनार नदी के तट पर भालू की तलाश में घूम रहा था, क्योंकि साल के इस समय इस इलाके में भालुओं से इनकाउंटर के कई मामले सामने आते थे, क्योंकि नदी के किनारे जामुन के पेड़ उगे हुए थे और भालू जामुन को बहुत पसंद करता है। इसीलिए जामुन के चक्कर में इस इलाके में अक्सर आया करते थे और उन भालुओं की तलाश में मैं यहाँ आया था और यह सोच रहा था, भालू नहीं मिला तो क्या पैंथर मिल जाएगा, जो रात भर के शिकार के बाद अपने घर वापस लौटकर जा रहा होगा। पैंथर वहां पर अक्सर पेट के बल बैठे हुए नजर आते थे, क्योंकि जानवर जो नदी को क्रॉस करते थे या जो पानी पीने आते थे उन पर पैंथर की निगाह होती थी। उन बीते दिनों में हिरन, सांभर, जंगली भेड़ और सुंदर चीतल काफी तादाद में यहाँ पर पाए जाते थे। लेकिन उस सुबह उनका शिकार करना मेरा मकसद नहीं था। मैं बंगले से लगभग 1 मील दूर चला गया था और सुबह की रोशनी तेजी से चारों तरफ फैल रही थी, जिसका स्वागत जंगली मुर्गों की चीख और मोर की कर्कश आवाज से होती है। तभी मैंने अचानक मेरे बाईं ओर जलधारा के किनारे उगी मेहंदी की झाड़ियों की झुरमुट से एक गुप्त लेकिन अस्पष्ट सरसराहट सुनी। उस दिन मैं कोई टॉर्च लेकर नहीं गया था, इसीलिए सावधानी से मेहंदी के पौधे के पास लगभग 10 फीट की दूरी पर पहुंच गया और जाकर रुक गया। तभी मेरे ठीक सामने मैंने देखा कि एक बड़ा सा गड्ढा लगभग 3 फीट चौड़ा और गहरा था, जिसमें थोड़ा पानी जमा हुआ था। मैं जानता था कि यह एक शिकारी का काम था। प्यासे हिरणों को अपने प्यास बुझाने के लिए यह गड्ढा आकर्षित करता था। जब जानवर पानी पी रहा होता तब दूर से वे गोली मारकर जानवर की हत्या कर देते, और जो शोर मैंने सुना था वह निसंदेह शिकारी द्वारा खुद ही किया गया था। शायद मुझे देखकर या शायद रात भर की निगरानी के बाद उसकी नींद में हलचल हो रही थी। मैंने तमिल भाषा में उस आदमी को बाहर आने के लिए कहा और न आने पर गोली चलाने की धमकी दी। मुझे पहले तो कोई जवाब नहीं मिला। कुछ कदम आगे बढ़ने पर झाड़ियों से होते हुए और नदी के रेत की ओर आगे बढ़ते हुए मेरे सामने एक व्यक्ति आकर खड़ा हो गया और मुझे सलाम करने लगा। मैंने पूछा, कौन हो तुम? और उधर से जवाब आया, बायरा, एक पुजारी। तुम्हारी बंदूक कहाँ है? मैंने पूछा। बंदूक? कौन सी बंदूक? मेरे जैसा गरीब साधारण आदमी बंदूक कैसे रख सकता है? मुझे तो गोली भी चलानी नहीं आती गुरु। मैं एक यात्री हूँ और कल रात रास्ता भूल गया हूँ और बहुत थका हुआ होने के कारण इन्हीं झाड़ियों में सो गया था। आपकी आवाज से मैं जाग गया हुजूर, और आप मेरी बंदूक पूछ रहे हैं? मैंने तो ऐसा बंदूक कभी देखा भी नहीं है। मैंने उसे आदेश दिया, इस पर निशाना लगाओ और इसे यहाँ लाओ। वह कुछ सेकंड के लिए झिझका, फिर नीचे झुका और एक प्राचीन मैचलॉक गन लेकर सामने आया, जिसकी लंबाई कुछ गज थी और इसका बट मुश्किल से 3 इंच चौड़ा था। और इस तरह मेरी मुलाकात बायरा पुजारी से हुई, जो मेरे 25 साल से दोस्त है, जिसने मुझे जंगल और उसके जंगली लापरवाह भयंकर लेकिन प्यारे और सबसे अद्भुत जीवों के बारे में सबसे ज्यादा सिखाया है। तुमने क्या शूट किया है? मैंने उससे पूछा। कुछ नहीं,
उसने उत्तर दिया, कल रात कोई जानवर पानी के पास नहीं आया। तुमने क्या गोली मारी? मैंने सख्त लहजे में मांग की। मुझे अपने पीछे चलने के लिए कहते हुए वह विपरीत दिशा की ओर चलने लगा। मैंने नदी की रेत पर एक काला ढेर पड़ा हुआ देखा, जो पास जाने पर सांभर डियर निकला। उसकी गर्दन में एक बड़ा सा छेद था, जिसमें से खून बहकर गोरी सफेद रेत को गीला कर रहा था। मैंने बायरा को उदास और गुस्से से देखा। मेरी नजर में गुस्सा और आक्रोश था। मालिक, हम भूखे हैं, उसने सरलता से कहा, और अगर मैं शिकार नहीं करूंगा तो हम नहीं खा पाएंगे, और अगर हम नहीं खाएंगे तो हमारा परिवार मारा जाएगा। कुछ गज की दूरी पर रेत पर बैठकर मैंने बायरा को अपने पास बैठने के लिए आमंत्रित किया और अपनी थैली से कुछ पाइप तंबाकू निकालकर उसे दे दिया। मुझसे तंबाकू अपने हाथ की हथेली पर लेते हुए उसने उसे संदेह पूर्वक सूंघा और फिर खुशी और संतुष्टि से चमकते हुए अपने सिर को पीछे झुकाते हुए अपने मुंह में तंबाकू डाल लिया। अगले कुछ मिनट मौन में बीते और बायरा मेरी तंबाकू चबाने में व्यस्त रहा। मालिक, फॉरेस्ट गार्ड को मेरे बंदूक के बारे में मत बताइएगा, पुजारी ने मुझसे बड़ी सहजता के साथ कहा, क्योंकि अगर आप बता देंगे तो वह मुझसे मेरा बंदूक छीन लेंगे और मुझे जेल भेज देंगे, जिससे मेरी बीवी और बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैं बड़ा ही असमंजस में पड़ चुका था, क्योंकि एक फॉरेस्ट लाइसेंस होल्डर होने के नाते मेरा कर्तव्य था कि ऐसे पोचर्स को गिरफ्तार करने में अधिकारी की हेल्प करें, क्योंकि जिस बेरहमी से इसने हिरण का शिकार किया था जब वह अपनी प्यास बुझाने आई थी, वह वाकई में शिकार करने के तरीकों के विरुद्ध था और इसके लिए इस दुष्ट व्यक्ति को सजा मिलनी ही चाहिए थी। लेकिन कुछ तो बात थी उसमें, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस से वह मेरे साथ चीजें शेयर कर रहा था, हमारी थोड़ी बहुत जान पहचान के बाद वह वाकई हैरान करने वाला था। शायद यह भरोसा हमारे तंबाकू शेयर करने के बाद आया था। सवाल और सीधा जवाब डालते हुए मैंने उससे पूछा कि कहाँ रहते हो? उसने उत्तर दिया, हमारे पास ना घर है, ना झोपड़ी, ना खेत। पूरा दिन हम मधुमक्खियों के छत्ते की तलाश में जंगल में घूमते हैं। अगर हमें कोई मिल जाता है तो हम भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम कीमती शहद इकट्ठा कर लेते हैं, जिसे हम 7 मील दूर पेनाग्राम गांव के बाजार में ले जाते हैं। शहद के एक छोटे बर्तन के लिए हमें 1 रुपया मिल जाता है। इससे हम रागी खरीदते हैं और इसे खाकर हम 4 दिनों तक अपना पेट भर सकते हैं। यदि हमें शहद नहीं मिलती तो हम मॉनिटर लिजर्ड पकड़ने में सक्षम हो सकते हैं। असल में यह और भी बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि न केवल हम मॉनिटर लिजर्ड को खाएंगे, जिसका मांस हमारी ताकत के लिए बहुत अच्छा है, बल्कि हम इसकी पूंछ पेनंग्राम के लोकल डॉक्टर को बेचेंगे, जो बड़ा ही अच्छा आदमी है। वह इस छिपकली की पूंछ को पानी में उबालकर उसमें दवाई मिलाता है और उसका पाउडर बना देता है। फिर उस पाउडर को मनचले लड़कों को बेच देता है 8 पैसे पर पैकेट में। ऐसे में अगर लड़का एक चुटकी पाउडर जब किसी लड़की के कंधे पर लगा दे जिसे वह पसंद करता है, तो वह लड़की मना नहीं कर पाती है। ऐसा कहते हुए वह मेरी तरफ देखा और आगे वह बोलता रहा, साहब, अगर आपको भी पाउडर चाहिए तो मुझे बताइए। यह डॉक्टर मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, मैं उससे वह पाउडर लेकर आपको फ्री में दे दूंगा। तब आप चाहें तो मैम साहब की कंधे पर हल्का सा लगा सकते हैं, जिन्हें आप पसंद करते हैं, जिसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी। उसकी बात सुनकर मैं जल्द ही उसे यह बता दिया कि मैं अभी प्यार में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और ना ही किसी लड़की के चक्कर में इस कदर पागल हूँ कि मॉनिटर लिजर्ड की पूंछ का सहारा लेना पड़े। ऐसे में मैंने पुजारी को अपने बारे में बताने के लिए और कहा, कभी कभी जब हम भूखे होते हैं तो हम जंगली रतालू की जड़ें खोदते हैं, फिर उन्हें आग में भूनी जाती है या नमक पानी और करी पाउडर के साथ उबाली जाती है, तो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। जैसा कि आप जानते होंगे सर, रात में मैं और मेरी पत्नी और बच्चे चिनार नदी की एक छोटी सहायक नदी अन्नाई बिढल्ला नदी के तट पर खोदे गए एक गड्ढे में सोते हैं। गर्म मौसम में मैं शूटिंग करने जाता हूँ, जैसे मैंने आज रात किया। ऐसे समय में मेरी पत्नी या बच्चों में से एक बारी बारी से पूरी रात जागते रहते हैं, ताकि हाथी आ जाए तो अलार्म बजा दे, क्योंकि ये हाथी बहुत खतरनाक होते हैं और कभी कभी हम पर
हमला भी कर देते हैं। केवल 1 वर्ष पहले उनमें से एक ने एक पुजारी महिला को सोते समय इसी तरह के आश्रय से बाहर खींच लिया और उसे कुचल दिया। यदि हमें किसी जानवर को गोली मारनी पड़े तो हम उसका कुछ मांस खाते हैं और कुछ को धुएं के सहारे सुखा लेते हैं। यह एक तरह का प्रिजर्व करने का तरीका है जिसे हम बाद में पेनेग्राम में बेचते हैं और शायद इसके बदले हमें 15 रुपए मिलते हैं और उस पैसे से हम परिवार को पूरे महीने खिलाने के लिए पर्याप्त अनाज खरीद सकते हैं। यह जानते हुए उसने संकोच पूर्वक निष्कर्ष निकाला, मुझे यकीन है महाराज, आप वन रक्षक को मेरे हथियार रखने के बारे में नहीं बताएंगे। संयोग से यह मेरे पिता का था और उनसे पहले उनके पिता का था, जिनके बारे में हमें बताया गया है कि वह इसे 30 रुपये में खरीदे थे। बदमाश बायरा ने फिर मेरी ओर देखा। उसके चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान थी, हालांकि उसकी आंखों में एक चिंता का भाव था। एक लाइसेंस धारक के रूप में मेरे कर्तव्य की भावना गायब हो गई। उसी वक्त मैंने मेरी अंतरात्मा का गला घोट दिया और मैंने धीमी आवाज में जवाब दिया, नहीं बायरा, मैं नहीं बताऊंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। वह अपनी ओर उछला और मेरे सामने झुक गया। उसका माथा फिर से 3 बार जमीन को छू गया और उसके मुंह से आवाज आई, मैं सही दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ, मेरे और अपने परिवार की ओर से। उसने बड़े ही सरलता से कहा। बायरा से उस दिन बाद में फॉरेस्ट लॉज पहुंचकर फोन करने का वादा लेने के बाद, क्योंकि मैं उससे इस इलाके में मांसाहारी जानवरों की उपस्थिति और गतिविधि के बारे में सवाल करना चाहता था, मैं मारे गए सांबर पर दूसरी नजर डालने से बचते हुए अपने रास्ते चला गया, इस डर से कि कहीं मेरी अंतरात्मा फिर से जीवित ना हो जाए और मुझे बायरा से जल्दबाजी में किए गए अपने वायदे पर पछतावा न करना पड़े। अपने वचन के अनुसार बायरा उस सुबह लगभग 10 बजे आया और बारीकी से पूछताछ करने पर पता चला कि 2 रात पहले ही एक बाघ उससे 5 फीट की दूरी से गुजरा था, जब वह लगभग 2 मील नीचे की ओर एरेमन वोडू नामक स्थान पर सांबर के लिए बैठा हुआ था, जहां एक और सहायक नदी चिनार से मिलती है। उसने यह बताया कि यहाँ पर इस इलाके में जो बाघ रहता है वह बाघ एक बूढ़ा बाघ है, जिस वजह से वह ज्यादा एक्टिव नहीं रहता है। फिर उसने एक सामान्य कहानी सुनाई जिसका आशय यह था कि 1 महीने पहले वह इसी स्थान के करीब छिपा हुआ था, जब एक चीतल दिखाई दिया था, जिसे उसने अपने गन से एक ही शॉट में सफलतापूर्वक मार गिराया था। यह एक चमकदार चांदनी रात थी और चीतल उसके जाल में फंस गया था। बायरा ने अपनी बंदूक फिर से लोड कर ली थी और बाकी रात नींद में बिताने की तैयारी कर रहा था। तभी एक बड़ा बाघ जंगल से निकलकर मृत चीतल के पास से गुजरा, रुका, उसे सूंघा और अंत में शांति से उसे उठाया। बायरा ने बाघ के साथ चीतल के लिए लड़ाई करने की हिम्मत नहीं की थी, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसके पास एक ऐसी राइफल थी जिसे दोबारा लोड करने में काफी समय लगता था। एनीवे, उस समय मेरे पास कोई जीवित चारा नहीं था और एक बछिया खरीदने का मतलब था पेनेग्राम जाना, जिसमें 1 दिन वेस्ट हो जाता। इसलिए मैंने उस दिन बायरा के साथ अरेमन वोडू के तट पर बैठने का फैसला किया, उसे यह बताने की बात कि कम से कम जब तक वह मेरी कंपनी में है किसी भी प्रकार के हिरण का अवैध शिकार को माफ नहीं किया जाएगा। शाम 6 बजे तक हम एक बहुत ही आरामदायक जगह में बैठे थे, जिसे बायरा ने दोनों नदी के बीच स्थित झाड़ियों में स्थापित किया था। रातें गर्म थी और बायरा ने अपने लंगोटी के अलावा और कुछ नहीं पहना था। यह धैर्य का एक सबक था जो मैंने उस दिन सीखा था, क्योंकि जब से बायरा पहली बार भीड़ भाड़ में बैठा था तब से पूरी रात उसने कभी भी कोई हरकत नहीं की थी। उस रात कुछ भी नहीं हुआ और 2 बजे तक मैं सो गया। सुबह सुबह बायरा ने मुझे जगाया, जो मेरे बगल में रात भर बैठा हुआ था। मेरी निराशा देखकर उसने सुबह मेरे साथ एक ट्रैकिंग पर जाने की पेशकश की। इसलिए स्नान और नाश्ते के लिए बंगले पर लौटने के बाद हम सुबह 9 बजे से कुछ देर पहले फिर से अरेमन वोडू में वापस आ गए। बायरा के साथ मैं धारा के विपरीत चलने लगा और शायद हम आधा मील चले ही थे जब हमें एक बड़े नर बाघ के पैरों के निशान मिले, जो रात के दौरान रेत को पार किया था और 1 मील से थोड़ा अधिक दूर
पाना पट्टी की चट्टानी ढलान पर जा रहा था। जमीन बहुत सख्त थी, ट्रैकिंग करना काफी मुश्किल था, लेकिन बायरा ने कहा कि वह कुछ जगहों से वाकिफ है जहां बाघ के होने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसलिए हम आगे बढ़ते रहे, एक के बाद एक चोटियों को पार करते हुए झाड़ियों और बीच में फैले घने बांस की झुरमुट से होते हुए एक बार हमने एक हाथी के गुफानुमा पेट में होने वाली पाचन प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाली गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनी। जिस स्थान पर वह आराम कर रहा था, हमने उसे बिना डिस्टर्ब किए अपना प्रवास जारी रखा और पाना पट्टी रिच पर लगातार ऊपर की ओर चढ़ते रहे। जब हम झाड़ियों को पार करके चट्टान के ऊपर जा पहुंचे, धूप काफी तेज थी। बायरा ने मुझे चट्टानों में बनी गुफाओं की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बाघ इन्हीं गुफाओं में से किसी एक में रहता है और यहाँ पर भालू की संख्या में काफी है। लेकिन गर्मी इतनी तेज थी कि मैं वापस जाना चाहता था, लेकिन मेरे साथी को इस खेल में काफी दिलचस्पी हो चुकी थी, इसलिए वह वापस चलने के बजाय आगे और बढ़ने पर जोर देने लगा। त्वचा को जला देने वाली इस धूप में हम आगे बढ़ते रहे। पसीने से पूरी तरह लथपथ हम रिच के आखिरी छोर तक पहुंच गए और अब ढलान से नीचे उतरने की बारी थी। लेकिन नीचे उतरना चढ़ने से कहीं ज्यादा चुनौती भरा था। ऐसे में मैं थोड़ा आराम करने के लिए एक चट्टान की आड़ में धूप से बचने के लिए बैठ गया और अपनी पाइप को सुलगा दिया, जबकि बायरा इधर उधर देखने के लिए निकल पड़ा और चट्टानों के इस समुद्र में कहीं खो गया। 10 मिनट में वह वापस लौटा और कहा उसने टाइगर की मौजूदगी को सूंघ लिया है और वह यही पास में छुपा हुआ है। मैंने बायरा की तरफ देखा और कहा अगर यह कोई मजाक है तो बंद करे। ऐसे में वह निराश होकर कहा अगर यकीन नहीं है तो खुद आकर देख लो। यह कहते हुए वह उसी दिशा में बढ़ने लगा जिधर से वह अभी अभी आया था। अपनी राइफल के साथ चलते हुए हम पत्थरों के बीच गुफाओं वाले खाली स्थानों के पास पहुंचे। लगभग 20 गज की दूरी पर रेंगते हुए बायरा रुका और मुझे चुपचाप पास आने का इशारा किया। क्या आप इसे सूंघ सकते हैं? वह फुसफुसाया। मैंने ध्यान से सूंघा, लेकिन कुछ भी सूंघ नहीं सका। वह निश्चित रूप से ऐसी कोई गंध नहीं थी जैसी किसी चिड़ियाघर या जानवरों के सर्कस में मिलती है। मैंने ना में उत्तर देने के लिए अपना सिर हिलाया। कुछ दूर और चलकर बायरा फिर से रुक गया। निश्चित रूप से अब आप इसकी गंध को महसूस कर सकते हैं, बायरा ने मुझसे कहा। मैंने पूरी कोशिश की और सोचा कि मैं एक अजीब गंध का पता लगा सकता हूँ। जोर देने पर पता चला कि यह गंध थोड़े से सड़े हुए सब्जी और फल से मिलती है। यकीन मानिए सालों बाद मुझे पता चला कि वह गंध किसी बाघ का था। बायरा ने ऊपर की ओर देखा और 5 गुफाओं को स्कैन किया जो अब विशाल पत्थरों के बीच दिखाई दे रहे थे। वह कुछ देर तक मौन रहकर उन गुफाओं की जांच की और फिर हमारे लाइन में चौथे नंबर की ओर इशारा करते हुए फुसफुसाया, मुझे लगता है कि बाघ इस गुफा में है। मैंने स्पष्ट अविश्वास से उसकी ओर देखा, लेकिन मेरी अविश्वसनीयता को नजरअंदाज करते हुए उसने मुझे अपने पीछे चलने का इशारा किया। आखिरकार चुपचाप आगे बढ़ते हुए और सावधानी के साथ हम ठीक नीचे एक पथरीले किनारे पर पहुंच गए और गुफा की तरफ देखने लगे। तभी एक बाघ का बड़ा सा सिर गुफा से बाहर निकलता हुआ महसूस हुआ, जिसे देख मैंने गोली चला दी और मेरी गोली शायद 8 फीट की दूरी से उसकी आंखों के बीच लगी। बाघ एक विचित्र गति में आगे की ओर सरक गया और शांत हो गया। उसका विशाल सिर उसके अगले पंजों के बीच टिका हुआ था। उसकी हरी पीली आंखें मौत के करीब आने के साथ आधी बंद थी और उसके माथे के छेद से एक पतली गहरे लाल रंग की रक्तधारा टपक रही थी। सच कहूं तो यह पहली बार था जब मुझे बायरा के जंगल के नॉलेज का एक्सपीरियंस हुआ और उसका साथ पाकर मैं काफी खुश था। समय बीतता गया और हमने उन अनेक कारनामों में से केवल 2 के बारे में बताऊंगा जिन्हें हमने एक साथ अनुभव किया है, अर्थात तलवडी के भालू की कहानी जिसमें बायरा ने मेरे लिए अपनी जान की पेशकश की थी और मुडाची पल्लम के आदमखोर बाघ की कहानी। तलवडी उस विस्तृत घाटे को दिया गया नाम है जिसके केंद्र से होकर इसी नाम से जाने जाने वाली पहाड़ी धारा बहती है।
यह उस स्थान से लगभग 11 मील उत्तर में स्थित है जहां मैं पहली बार बायरा से मिला था, और यह सालेम नॉर्थ फॉरेस्ट डिवीजन के सबसे करीबी जंगली स्थानों में से एक था। तलवड़ी रिवर आयुर के जंगली पठार से होते हुए जहां से यह तेजी से एक पहाड़ी घाटी में गिरती है, जिसे स्थानीय रूप से तोलुवा बेट्टा के रूप से जाना जाता है, लेकिन विशाल लाल और पीले रंग की मकड़ियों की प्रजाति के कारण मैंने इसे स्पाइडर वैली नाम दिया है, जो जंगल की संकरी पगडंडी पर अपना राक्षसी जाल बुनते हैं। यह जाले आकार में कुछ हद तक अंडाकार होते हैं और कभी कभी 20 फुट से अधिक की चौड़ाई तक पहुंच जाते हैं, और इसके सेंटर में मकड़ी समय लटकी रहती है। अपने आकार के बावजूद यह एक बहुत ही फुर्तीला और बेहद खतरनाक जानवर होते हैं, और इसके शिकार बड़े पतंगे और सुंदर तितलियां होती है। एक बार विशाल जाल में फंस जाने के बाद उनके पास बचने का कोई मौका नहीं होता है। ये मकड़ियां सामान्य रूप से नरभक्षी होती है और अपने ही जाल में दूसरे स्पाइडर के प्रेजेंस को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। मैं कभी कभी इन भयंकर प्राणियों में से एक को छड़ी के माध्यम से दूसरे जाल में ले जाकर छोड़ देता हूँ। हाँ, ये मेरी थोड़ी सी शरारत है, शरारत करने के लिए, जिससे तुरंत ही जंग छिड़ जाती है और दोनों मकड़ियां आपस में आधे घंटे से ज्यादा देर तक लड़ते रहते हैं, और ये लड़ाई तब तक चलती है जब तक दोनों में से किसी एक की मौत नहीं हो जाती और जीतने वाला हारने वाले स्पाइडर की खून चूस लेता है और वापस जाल के सेंटर में जाकर सेटल हो जाता है। तलवड़ी धारा इस घाटी से होकर गुजरती है और फिर विभाजित हो जाती है। छोटा हिस्सा दक्षिण की ओर बहता है, जो माउंट गुथेरन की ऊंची चोटी और केम्पेक्राई के छोटे से गांव से घिरा है, और अन्नी बिधिल्ला की धारा में चिनार नदी में शामिल हो जाता है। यह क्षेत्र कभी केम्पेक्राई के कुख्यात दुष्ट हाथी का आश्रय स्थल था, जिसने 7 लोगों को जान से मार डाला था और कई मवेशियों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि इसने आधे दर्जन बैलगाड़ियों को तोड़ दिया और कटे हुए बांस से लदी 3-3 लॉरी को पलट दिया। हालांकि वह कोई और कहानी है जिस पर फिर मैं कभी और चर्चा करूंगा। फिलहाल धारा का मुख्य भाग कुछ मील तक पश्चिम की ओर बहता है और मांची के वन ब्लॉक की सीमा से होते हुए दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ता है। फिर एंचेट्टी से मुथुर और पेनग्राम तक जाने वाली फॉरेस्ट रोड को पार करते हुए तलवड़ी की घाटी की तरफ चला जाता है। जैसा कि कल्पना की जा सकती है, यह पूरा क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ है और पास ही कावेरी नदी से भी सटा हुआ है। यह जगह जंगली हाथी, बाइसन और 1-2 बाघ का घर है, जिसकी मौजूदगी समय समय पर मालूम पड़ती है। चट्टानों और बहुत लंबी घास से भरपूर तलवड़ी घाटी जितना बड़े तेंदुआ, कई भालू और जंगली सुअर, सांभर, बार्किंग डियर और पिकॉक का निवास स्थान है, उतना मैंने कहीं और नहीं देखा है। मेरी कहानी उस समय शुरू होती है जब पेनग्राम के पोस्टमास्टर द्वारा लिखे गए एक पत्र में बायरा ने मुझे संदेश भेजा था कि असाधारण आकार का एक पैंथर ने घाटी में अपना निवास स्थान बना लिया था और मुथुर के आसपास नियमित रूप से मवेशियों को मार रहा था। पत्र में दावा किया गया था कि तेंदुआ विशाल आकार का था, जो कि सामान्य बाघ से बहुत बड़ा था। मेरे पास कुल 5 दिन थे इस्तेमाल करने के लिए। ऐसे में मैंने अपनी मोटर चलाई और डेंकानी कोट्टा से एंचेट्टी तक जंगल के माध्यम से शॉर्टकट सड़क से और तलवड़ी घाटी से होते हुए मुथुर तक आ पहुंचा, जहां मेरी मुलाकात बायरा से हुई। वहां से हम 15th माइलस्टोन आ पहुंचे, जो घाटी में ही था। सड़क वास्तव में खराब थी, कई जलधाराओं को पार करना पड़ता था। गाड़ी के पहाड़ियों से बने गड्ढे थे और बीच बीच में ढेर सारे पत्थर थे, जिससे कार और उसके स्प्रिंग्स पर गंभीर दबाव पड़ रहा था। कैंप लगाने के हम लगभग 3/4 मील दूर पास के ही मवेशी बाजार गए, जहां मैं इस तेंदुए के आतंक के बारे में खुद सुन सका। बताई गई कहानी यह थी कि आमतौर पर शाम 5:30 बजे के आसपास घर की ओर जाते समय मवेशियों के झुंडों पर यह तेंदुआ हमला करता था और यह अपने शिकार के लिए सबसे बड़ी गाय का चयन करता था। कई चरवाहों ने उस खतरनाक पैंथर को अपने आंखों से देखा था और भगाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसके दहाड़ और गुर्राहट के सामने किसी की हिम्मत नहीं होती थी उसका मुकाबला करने का।
सच तो यह था कि यह पैंथर किसी एक जगह रहने के लिए नहीं बल्कि सड़क से करीब 4 मील की रेंज में पाए जाने के लिए मशहूर था। इन चरवाहों को मुझे जीवित चारा बेचने के लिए राजी करना मुश्किल था। हालांकि उन्हें एहसास था कि तेंदुए को मारने से उन्हें सीधे फायदा होगा, लेकिन उनकी जाति और धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई थी। ऐसे में वे इस तरह स्वतंत्र रूप से जीवन का बलिदान देने की प्रथा का विरोध करते थे। हालांकि अलग अलग तरीकों से मैं फाइनली 2 चारे को खरीदने में सफल रहा, जिसमें से एक को मैंने नदी के किनारे पर चारे के रूप में बांध दिया, सड़क से लगभग 1 मील नीचे की ओर, और दूसरा चारा 14th माइल स्टोन में सुरक्षित कर दिया। अब इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता था, और चूंकि मैं मोर और जंगली मुर्गियों को शूट करके ग्रामीण इलाकों को परेशान करना बुद्धिमानी नहीं समझ रहा था, इसलिए मैंने जंगल में दूसरे दिशाओं में टहलकर खुद को संतुष्ट करने लगा। सुबह शाम इस उम्मीद में कि अचानक तेंदुआ या शायद कावेरी नदी से भटकता हुआ कोई बाघ मुझे मिल जाए। सौभाग्य से तीसरे दिन मुझे लगभग शाम 7 बजे समाचार मिला, पैंथर ने 3 मील दूर एक अन्य पशुपालक की गाय को मार डाला। जब झुंड घर लौट रहा था उसी वक्त यह हादसा हुआ था। नुकसान का पता चलते ही मुझे सूचित करने के लिए एक व्यक्ति को भेजा गया था। ऐसे में राइफल, टॉर्च और ओवरकोट लेते हुए बायरा और मैं घटना स्थल पर तेजी से जा पहुंचे, और जब कुछ मील दूर रह गया तो मैंने अपनी टॉर्च बुझा दी और उस चरवाहे के पीछे रेंगते हुए आगे बढ़ा जो हमारे लिए खबर लेकर आया था। बायरा मेरे पीछे पीछे आ रहा था। पूर्वी दिशा में जंगल की पहाड़ियां की ऊबड़ खाबड़ रेखा के ऊपर आधा चांद अभी भी अपनी चांदनी से जंगल को रोशन कर रहा था। तभी हम मवेशियों के गुजरने वाले रास्ते में एक मोड़ पर मुड़े और तेंदुए पर हमारी नजर पड़ी जो मरे हुए बैल के पीछे छुपा हुआ था। मैंने ऐसे सिचुएशन के लिए अपनी .12 शॉटगन से खुद को लैस कर लिया था, जबकि बायरा मेरे पीछे विंचेस्टर गन लिए खड़ा था। लेकिन इससे पहले कि मैं बंदूक उठा पाता, तेंदुआ शव को छोड़कर नीचे झाड़ियों की तरफ चला गया। जल्दी से बायरा और चरवाहों को मैंने फुसफुसाते हुए कहा कि जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते पर धीरे धीरे वापस लौटेंगे, एक दूसरे से सामान्य स्वर में बात करते हुए, ताकि पैंथर को लगे हम चले गए हैं। मैंने लगभग 20 कदम की दूरी पर उगी एक जंगली बेर की झाड़ियों के पीछे छुप गया। उम्मीद है कि जानवर अब वापस आ जाएगा। थोड़ी ही देर में पैंथर को अपनी उपस्थिति जाहिर करने में देर नहीं लगी। कुछ ही मिनटों में मैंने अपने सामने जंगल से उसकी आवाज सुनी। आवाज धीरे धीरे बायरा और चरवाहे की दिशा में कम हो गई, जिससे मैंने समझा कि यह कुछ दूरी पर उनका पीछा कर रहा था, शायद यह सुनिश्चित करने के लिए कि वास्तव में वे चले गए थे या फिर नहीं। उसके बाद 1 घंटे तक सन्नाटा छाया रहा और फिर अचानक सूखे पत्तों की हल्की सी सरसराहट या टूटी हुई टहनियों की आवाज के बिना खड़खड़ाहट के एक विशाल तेंदुआ हमारे सामने दिखाई दिया, जो अपने शिकार पर खड़ा था, लेकिन अभी भी उस ट्रैक पर संदेह से देख रहा था जिसे हमने अभी अभी पार किया था। आधी रोशनी में जितनी अच्छे से हो सके मैं निशाना लगा रहा था। बंदूक की गड़गड़ाहट सुनकर पैंथर ने लगभग 1 गज हवा में छलांग लगा दी और मैंने भी फायर कर दिया। इससे पहले कि मैं दूसरा गोली चला पाता, वह जमीन पर जा गिरा और शांत हो गया। कुछ मिनटों तक इंतजार करने के बाद जब कोई आवाज नहीं आई और मुझे यह महसूस होने लगा कि उस रात और कुछ नहीं किया जा सकता है, मैंने अपने कदम गांव और शिविर की ओर बढ़ा दिए। अगली सुबह बायरा और मैं मुठभेड़ वाली स्थान पर पहुंच गए, जहां जानवर गायब हो गया था। इसके बारे में सोचते हुए बायरा को झाड़ियों की पत्तियों पर खून के निशान का पता लगाने में देर नहीं लगी। ऐसे में मैंने मोर्चा संभाला। इस बार राइफल से लैस होकर बायरा मेरे पीछे पीछे चल रहा था और मुझे रास्ते पर मार्गदर्शन कर रहा था। इस हालत में यह मेरा काम था कि मैं जानवर पर पैनी नजर रखूं और अगर वह हमला करता है तो उससे निपटूं, जबकि बायरा मेरे पीछे थोड़ी सुरक्षित स्थिति में अपने ट्रैकिंग पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। पहले 100 गज के भीतर हम एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां जानवर लेटा हुआ था, जैसा कि घास को ढकने वाले लाल रंग के दाग और
शरीर की अचूक रूपरेखा से पता चलता है, जहां से जानवर एक संकीर्ण नाले के किनारे फिसलता हुआ नीचे आ गया था, जिसके दोनों तरफ घनी झाड़ियां थीं, जहां से पीछा करना बेहद मुश्किल और खतरनाक हो गया था। जैसे ही हम दबे पांव आगे बढ़े, तभी कुछ सुनने के लिए रुककर मैंने अपने सामने प्रत्येक झाड़ी को स्कैन किया। धब्बेदार खाल की एक झलक पाने के लिए उसकी गहराई में घुसने का प्रयास किया। अब जीवित या मृत हमें नहीं पता था। मैंने अपनी आंखों से झाड़ियों के बीच उगे जंगल की घास को छेदने की कोशिश की और पेड़ों और चट्टानों के पीछे देखने की कोशिश की, जो सौभाग्य से वहां कम संख्या में थे। हम इस तरह तुलनात्मक रूप से कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि अचानक मेरे सामने जमीन के एक छेद से एक काली परछाई नजर आई। उसके बगल में एक छोटी सी मिलती जुलती परछाई नजर आई। हमारी नजर एक मादा भालू पर पड़ी, जो अपने बच्चों के साथ जड़ों की खोज में कड़ी मेहनत करते हुए नाले के तल में रात भर खोदे गए गड्ढे में सो रही थी। मैं उसकी छाती पर सफेद वी का निशान स्पष्ट रूप से देख सकता था। जब वो अपने पैरों पर आधी उठ गई तो उसकी मनमोहक काली आंखों में आश्चर्य और फिर रोष दिखाई दे रहा था। वह सीधे हमारे पास आने के लिए फिर से चारों पैरों पर खड़ी हो गई। ऐसे में भालू अपने बच्चों को लेकर काफी प्रोटेक्टिव होती है और भालू वाकई में बहुत ही खतरनाक जानवर होते हैं और अक्सर भालू के हमले से बच पाना मुश्किल होता है। ऐसे में मैं अपने हथियार लेकर तैयार था। भालू तेजी से हमारी तरफ बढ़ा और राइफल को अपने मुंह में दबा लिया। ऐसे में मैंने विंचेस्टर राइफल का ट्रिगर दबा दिया। फिर उसी समय एक ऐसा मोड़ मेरे सामने आया जो शिकारी की जिंदगी और मौत को तय करता है, और वह है एक गलत निशाना यानी मिसफायर। भालू ने अपने जबड़ों को बंदूक के ऊपर दबा दिया और अपने लंबे पंजे के एक झटके से हथियार को मेरी पकड़ से छीन लिया, ताकि वह उसे जमीन पर गिराने से पहले एक पल के लिए उसके मुंह से अजीब तरह से लटका रहे। अनजाने में मैं पीछे की ओर लड़खड़ा गया था और जैसे ही भालू मेरे चेहरे पर हमला करने के लिए अपने पैरों पर खड़ा हुआ, जो कि मानव शरीर रचना का हिस्सा है, हमेशा इन जानवरों द्वारा सबसे पहले काटा जाता है, बायरा ने सर्वोच्च बलिदान देने का प्रयास किया। मेरे और क्रोधित जानवर के बीच खुद को डालते हुए वह आखिरी मिनट में उसके आगे के हमले को रोकने की कोशिश में जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह केवल इस सीमा तक सफल रहा कि उसका ध्यान उस पर केंद्रित हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि मैं इस क्षण के लिए अपना अस्तित्व भूल गया हूँ। जैसे ही उसने ठीक समय पर अपना सिर झुकाया, भालू ने अपने नुकीले दांत बायरा के दाहिने कंधे पर गड़ा दिए, जबकि उसके अगले पैरों के लंबे पंजों ने उसकी छाती, बाजू और पेट को फाड़ दिया। बायरा भालू को अपने ऊपर लेकर नीचे चला गया। मैं गिरी हुई राइफल के लिए उछला। गलत तरीके से चले कारतूस को बाहर निकालने के लिए अंडर लेवल पर काम करते हुए मैं यह देखकर भयभीत हो गया कि इसके गिरने के बल से राइफल की क्रिया जाम हो गई थी। इस सब में बस कुछ ही सेकंड लगे। बायरा दर्द से चिल्लाने लगा, जबकि भालू बुरी तरह गुर्राने लगा, आगे की ओर लड़खड़ाते हुए और राइफल को छड़ी की तरह इस्तेमाल करते हुए मेरे जानवर के सिर के पीछे अपनी पूरी ताकत से प्रहार किया। सौभाग्य से मेरा लक्ष्य सही जगह पर लगा, क्योंकि भालू ने बायरा को छोड़ दिया और बिजली की तरह राइफल को अपने मुंह में पकड़ लिया, इस बार राइफल के बट से, और फिर से हथियार को मेरी पकड़ से छीन लिया। इसके बाद इसने राइफल के स्टॉक को बेरहमी से काटना शुरू कर दिया। तभी घटनास्थल पर मौजूद भालू के बच्चे की आवाज ने माँ का ध्यान अपनी तरफ खींचा, जिससे माँ ने बंदूक को छोड़कर बच्चे के पास गई और अपने साथ लेकर घने जंगल की तरफ चली गई। मेरे सामने यह डरावना हादसा इतनी तेजी से हुआ कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। बायरा अपने हाथों और घुटनों पर खून से लथपथ था और जाहिर तौर पर बहुत दर्द में था। उसके पास जाकर मैंने अपना कोट और शर्ट उतार दिया, उसे फाड़कर स्ट्रिप्स कर दिए और उसके अधिक गहरे और गंभीर घाव को बांधने लगा, जिससे खून रुक गया। फिर उसे अपने पेट पर लादकर और अपनी क्षतिग्रस्त राइफल लेकर मैं लड़खड़ाते हुए पशु पट्टी में वापस चला गया, जहां मैंने उसे एक चारपाई पर लिटा दिया। 4 चरवाहे उसे मेरे शिविर में ले गए, जहां मैंने घावों पर कच्चा आयोडीन डाल दिया। फिर कुछ ही क्षणों में मेरा कार 15 मील दूरी तय करते हुए पेनग्राम गांव की ओर चले गई, जहां डिस्पेंसरी में प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की गई। इस समय तक वह बेचारा खून की कमी के कारण बेहोश हो गया था और उसे कार में बिठाकर मैंने सलेम शहर तक, जहां एक प्रथम श्रेणी का अस्पताल था, 61 मील की दूरी लगभग रिकॉर्ड समय में तय की। उन दिनों
पेनिसिलिन के बारे में लोगों को मालूम नहीं था और बायरा ने अस्पताल में जो पहला हफ्ता बिताया, जीवन और मृत्यु के बीच जूझते हुए मेरे साथ, वह एक चिंताजनक समय था। लेकिन उनके मजबूत शरीर ने जीत हासिल की और कुछ दिनों बाद डॉक्टरों ने निश्चित रूप से उन्हें खतरे से बाहर घोषित कर दिया। मैं एक पेनग्राम लौट आया जहां बायरा की पत्नी और बच्चे आए थे और उत्सुकता से समाचार का इंतजार कर रहे थे। उन्हें कुछ आर्थिक सहायता देते हुए मैं आगे बढ़ गया। मुझे आश्चर्य तब हुआ जब मुझे पैंथर की कीड़े खाए हुए खाल सौंपी गई, जिससे मैं बाद की घटनाओं के उत्साह और दबाव में काफी हद तक भूल गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि एक शव पर गिद्धों को देखकर तलवड़ी में पशुपट्टी के कुछ चरवाहों को आकर्षित किया था, जिन्हें भालू के साथ हुई लड़ाई के 200 गज के भीतर उस लेपर्ड का शव मिला था। सेलम लौटते हुए मैंने बायरा के इलाज खर्चों और मुथुर में अपने पैतृक निवास पर अंतिम वापसी को कवर करने के लिए पर्याप्त धन छोड़ दिया, लेकिन उसके दाहिने पैर में हल्की सी स्थानीय लंगड़ाहट के कारण उसे अपने परिवार के पास वापस जाने में 2 महीने से अधिक का समय लग गया। उसके शरीर पर लगे निशान उस घटना को याद दिलाते हैं। हालांकि यह हमारा पहला एनकाउंटर था लेपर्ड के साथ और भालू के साथ, जिससे हमने सीख हासिल की, पर ऐसा नहीं है कि हम डर गए। मैं और बायरा दोबारा निकले एक ऐसे बाघ का शिकार करने जो बहुत ही खतरनाक आदमखोर था और उसका आतंक पूरे गांव में फैला हुआ था, जिसकी कहानी मैं अगले पार्ट में आप लोगों को बताऊंगा। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।